तो फ्रेंड्स वेलकम बैक। जो हमने लास्ट वीडियो बनाया था उसमें हमने यहाँ पे स्टॉप कर दिया था, ठीक है। तो वहीं से अभी कंटिन्यू करते हैं। हमने अपर पैलियोलिथिक एज तक पढ़ लिया था, तो अब यहाँ से शुरू करते हैं मेसोलिथिक एज से, ठीक है। तो फिर वही सबसे पहली बात ये आती है कि मेसोलिथिक एज कब से शुरू होता है और कब तक रहता है। तो 10,000 BC से लेकर के 4,000 BC तक इसका पीरियड है, ठीक है। अब देखो, हमने लोअर पैलियोलिथिक एज में पढ़ा था कि नेचुरलिस्टिक टूल्स होते थे और अनपॉलिश्ड होते थे, ठीक है। लेकिन आप अब यहाँ पे देखें और फिर यहाँ पे छोटे कुछ स्मॉल या कहीं कि कुछ एरो टाइप के टूल्स भी यूज होने लगे थे। अब यहाँ पे देखो माइक्रोलिथिक, इसमें मेसोलिथिक में, यानी कि पैलियोलिथिक से अब हम कहाँ पे आ गए, अब मेसोलिथिक में। अब यहाँ पे एक सडन चेंज देख रहे होंगे कि यहाँ पे नेचुरल यानी कि कोई पॉलिश्ड वगैरह कुछ नहीं थे, है ना। कोई टेक्नोलॉजी उन्होंने यूज़ नहीं की थी, उसको पैना नहीं किया था। लेकिन यहाँ पे माइक्रोलिथिक्स यानी कि छोटे छोटे पत्थरों का यूज होने लगा। तो आप इस बात को देखो, एक चीज़ होगी ये रटने की कि आपने रट लिया कि चलो ठीक है भाई, मेसोलिथिक में छोटे पत्थरों का यूज होता था। अब समझने वाली बात क्या है, ये तो 6 क्लास के बच्चे को भी पता है ना, या कोई भी इसको पढ़ेगा, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। अब यहाँ पे जो बड़ी बात है वो ये है, ये समझने की बात है कि यार इवोल्यूशन जब किस चीज़ का होता है ना, तो वो किस किस तरीके से आगे बढ़ता है, ठीक है। अब इवोल्यूशन यहाँ पे देखो, पहले उसने पत्थरों को समझना शुरू किया होगा, फिर उसके दिमाग में एक दिन आइडिया आया होगा कि यार मैं इस पत्थर से किसी जानवर को मार सकता हूँ, हो सकता है उसको खुद ही किसी दिन पत्थर से चोट लगी हो। तब उसने ये समझ लिया कि इससे चोट लगती है, उसने किसी जानवर को मारा तो वो मर गया, है ना। तो कहीं ना कहीं हम ऐसे चीज़ों का यूज करना सीख जाते हैं। अच्छा अच्छा, इसको पत्थर को मैं किसी को मारने के लिए यूज कर सकता हूँ। फिर पत्थर पे पत्थर टकराए तो कई बार जो है फायर का निर्माण इसी तरीके से हो गया। तो यहाँ पे जो समझने वाली बात यह है कि जो चेंज आ रहा है, मेनली हमको उस चीज़ पे फोकस करना है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा कि पैलियोलिथिक एज में जो है नेचुरल और अनपॉलिश्ड टूल्स यूज होते थे, तो बिल्कुल सही है, आप टिक मार देंगे। तो पूछेगा मेसोलिथिक एज में कोई खास चेंज नहीं आया, तो नहीं, गलत बात हो जाएगी, क्योंकि चेंज बहुत बड़ा आ चुका था। माइक्रोलिथिक स्टोन यूज़ होने लगे थे, जैसे हमने मिडल में भी पढ़ा था, है ना। आप एक बार फिर से पीछे देख लीजिए कि फ्लक्स यूज होने लगे थे, ठीक है। मिडल में हमने पढ़ा था कि फ्लक्स यूज होने लगे थे, यानी कि जैसे पत्थर है, इस पत्थर को इस पत्थर से टकराया तो कहीं ना कहीं ये दोनों पत्थर आपस में टकरा के एक कोई दूसरा ऐसा कोई टुकड़ा बन गया। अब इस टुकड़े को हमने हथियार के तौर पे यूज किया कि यार इसका शेप कुछ ऐसा आ गया, ठीक है। तो इससे फिर हमने शिकार करना, या ये नुकीला बन गया, तो हमें इस तरीके से नॉलेज होता गया। देखो हिस्ट्री से पढ़ के ना दो तीन चीज़ें क्लियर होती है। पहली, ये हमारी लर्निंग होती है कि अच्छा हम किसी चीज़ से किस तरीके से सीखते हैं, है ना। देखो अभी तक मान लीजिए, जैसे आज मैं एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। किसी ने नहीं सोचा होगा आज से 500 साल पहले, या कि एक लोहे का टुकड़ा कहीं मतलब हजारों टन का वजन लेकर के आसमान में हजारों की स्पीड से उड़ रहा होगा, लेकिन आज उड़ रहा है। उसका एग्जाम्पल क्या है, एरोप्लेन है, ठीक है। उसका एग्जाम्पल एरोप्लेन है ना। तो हम कहीं ना कहीं धीरे धीरे सीखते जाते हैं, और फिर हम जब इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, फिर हम आज कह सकते हैं कि जो मानव सभ्यता का इतिहास है वो कहीं ना कहीं एक पत्थर को हथियार के यूज करने के तौर से लेकर के, ठीक है। आज हम अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस मिसाइल, ठीक है, S-400 सिस्टम, आपको इस तरीके से फिर लिंक करना होता है, तब आपकी एक समझ बनती है इस दुनिया को लेकर के, ठीक है। तो खैर अभी तो हम पीटी के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं, तो याद ही रखना है हमें, है ना। लेकिन जब आपको ये चीज़ें याद भी तभी रह पाएंगी जब आपके पास ना एक अंडरस्टैंडिंग होगी कि अच्छा हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, और ये हमारे कैसे काम आने वाली है, हमको इसको समझना कैसे है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं एक और यहाँ पे क्लियर कर देना चाहता हूँ, जैसे अभी मैंने बताया, आप भी सोचिएगा इस बारे में, हो सकता है कि मैं गलत हूँ। देखो होता क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे बोला कि यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन बनाता है, वो पैलियोलिथिक एज का जो है, ठीक है, नेचुरलिस्टिक और अनपोलिश्ड
हमको पता है कि हमने पढ़े थे कि भाई ये वाले टूल्स वहाँ पे यूज होते थे, लेकिन वो यहाँ पे क्या स्टेटमेंट बनाएगा कि जो मेसोलिथिक में थे ना, मेसोलिथिक में नेचुरलिस्टिक और अनपोलिश्ड जो टूल्स होते थे वो यूज होते थे। तो देखो इससे एक्चुअली वो तुम्हारी क्या चेक करना चाहता है, क्या वो चेक करना चाहता है कि तुम कितना याद रख पाते हो कि नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं, तुम इसको बाद में भूल जाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी क्या चेक करना चाहता है? अभी चेक करना ये चाहता है कि आप कितना ऑब्जेक्टिफाई कर पाते हैं चीज़ों को। क्या आप जब स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या आप इतना ऑब्जेक्टिफाई हो, इसको कर पाते हैं कि जो मैंने पढ़ा था, है ना, या जो एक तरीके से होना चाहिए, क्या आप स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे? ठीक है, क्योंकि कल के दिन आपको जा कर के बहुत सारे डॉक्यूमेंट देखने होंगे, उसमें अगर मान लीजिए कहीं पे नोट भी लिखा हुआ मिल गया ना, ठीक है, तो सेंटेंस का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है। और सोचिए यदि आपने उसको इग्नोर कर दिया, इसका मतलब जो काम नहीं करना था आप उसको कर देंगे। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत है, इसलिए यूपीएससी इतना फैक्ट्स भी देता है कि आप कंफ्यूज तो नहीं होते जब का आपके सामने कई सारी चीज़ें आ जाती। तो मेनली हमको इसी को समझना है, ठीक है। तो मैं साथ साथ में थोड़ा थोड़ा जो गाइडेंस है वो भी ज़रूरी है, तो उसको भी लेके चल रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले ही बोला था कुछ नए बच्चे भी हैं वहाँ पे जो एकदम बेसिक तैयारी शुरू कर रहे हैं, वो भी जुड़े होंगे, ठीक है। तो सभी के लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रहे इस वजह से। अब चलते हैं हम आगे, ठीक है। तो देखो छोटे पत्थर यूज होने लगे मैक्रोलिथिक एज में, ठीक है। अब बिगनिंग ऑफ हैंडमेड पोइट्री, जो पोट्रीज थी वो बनाई जाने लगी, हाथों से बनाई जाने लगी। अब वो पूछ देगा कि ऐसा बनाया जाने लगा, ये आपको पता है? अब यूपीएससी क्या पूछ देगा, इसका प्रूफ क्या है, एविडेंस कहाँ से मिला है? तो एविडेंस लखनऊ से मिला है जो कि गुजरात में है, और दूसरा एविडेंस मिला है मिर्ज़ापुर से जो कि यूपी में है, ठीक है। तो इसको हमको याद रख के चलना है। लेकिन हाँ, दूसरी बात ये भी है कि ये जनरल फीचर नहीं है ना। जनरल फीचर का मतलब ये हो कि ये नहीं कि बहुत बड़े स्केल पे जो है हैंडमेड पोट्रीज बन रही थी, नहीं। एक मतलब कुछ पर्टिकुलर लोग थे, बहुत लिमिटेड लोग थे जो इस काम को कर रहे थे, ठीक है। फिर तीसरी चीज़ आती है डिमार्केशन ऑफ एनिमल्स। देखो क्वेश्चन कई बार ऐसा भी, यूपीएससी तो इस तरीके का क्वेश्चन वैसे नहीं बनाता, बट फिर भी बाकी अदर एग्जाम्स में भी ऐसा पूछ सकते हैं कि जो सबसे पहला जानवर है वो किसको पालतू बनाया गया। तो सबसे पहला जानवर जो बनाया गया पालतू वो था डॉग। अब इसकी भी एक अपनी स्टोरी है कि यदि आप एमए हिस्ट्री में हो या करेंगे तो तब आपको यहाँ से समझ में आएगा कि देखो डॉग को एक्चुअली पालतू क्यों बनाया गया, हाथी को क्यों नहीं बनाया गया, एलिफेंट को क्यों नहीं बनाया गया, या मान लीजिए लॉयन को क्यों नहीं बनाया गया, ठीक है, डियर को क्यों नहीं बनाया गया। देखो दो चीज़ें हैं, उस समय जो इंसान भोजन करता था, ठीक है, उस भोजन को कुत्ते भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो हम भोजन करते हैं वो लोयन नहीं कर सकते, ठीक है, उनको चाहिए मीट, ठीक है, उनको चाहिए मीट। तो और दूसरी चीज़, लोयन बड़ा एग्रेसिव होता है, कुत्ते उतने एग्रेसिव नहीं होते, है ना कहीं वो अपन वो बड़े इमोशनल भी होते हैं डॉग्स, ठीक है, लोयन तो ऐसा इमोशनल टाइप का होता नहीं, है ना। तो कहीं ना कहीं इंसान ने जो है डॉग के बिहेवियर को समझा, है ना, और उसको जो फूड की आदत से या कह लें कि वो उसके साथ रहना शुरू किया, जैसे उसने खाना बनाया तो वो जो खाना बच गया उसको डाल दिया, तो कहीं ना कहीं कुत्ता उसके साथ थोड़ा फ्रेंडली होना सीखा। लेकिन जो बड़े जानवर हैं, है ना, जो एग्रेसिव एनिमल्स हैं, वो इस तरीके से हमारे साथ अभी भी फ्रेंडली नहीं होते हैं, है ना। अब तो हमने काफ़ी कुछ सीख लिया है, हम ट्रेन कर लेते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं आज से लगभग 10 से 10,000 साल पहले, यानी कि 10,000 साल तो ये हो गए, और 2023 ये 24 अभी चल रहा है ना, तो और 2024 आप इसमें जो ऐड कर लीजिए, यानी कि 12-13 हज़ार साल पहले की हम बात कर रहे हैं। तो समझ सकते हैं कि इंसान को उस समय जितना ज्ञान होगा उसी के हिसाब से तो वो काम करेगा ना। अब दूसरी चीज़ आती है फिर इंटर ग्रुप रिवेलरी, यानी कि कहीं ना कहीं ये आपस में लड़ना झगड़ना भी शुरू कर दिए, है ना। यानी कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप थे, मान लीजिए जो ये ग्रुप है ये शिकार पे निकला, इधर से एक ग्रुप है ये शिकार पे निकला, है ना। पता लगा यहाँ पे शिकार को लेके इनमें आपस में झगड़ा हो गया। आज भी हम ऐसी कई चीज़ें देखते हैं कि जब हमारे पास रिसोर्सेज कम होते हैं, है ना, तो हम
कई बार ऐसे लड़ाई झगड़ा कर देते कि नहीं मुझे चाहिए मुझे चाहिए, है ना। तो कहीं ना कहीं इंटर ग्रुपिंग रिवेलरी भी शुरू हो गई, एक दूसरे पे ये हमला करने लगे ग्रुप पे, है ना। तो पहले इन्होंने ग्रुप में रहना सीखा और फिर ग्रुप में जब रहे तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े भी होने लगे। अब देखो इस चीज़ से आप एक ध्यान चीज़ रखना, आपको ना जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी अच्छा यार इंसान ने लड़ना झगड़ना कब शुरू किया, ठीक है, तो आपके दिमाग में रहेगा कि चलो यार मैंने पढ़ा था कि मेसोलिथिक एज में उसने कहीं ना कहीं लड़ना झगड़ना शुरू कर लिया था। अब आते आते कहीं ना कहीं एक टाइम ऐसा आएगा जब आप पढ़ेंगे ना डेमोक्रेसी, है ना। अगर मैं आपको बताऊं डेमोक्रेसी, अब ये पॉलिटी की बात होगी, ऐसे लिंक करके ही पढ़ना होता है यूपीएससी में। अब ये बहुत ज़्यादा पुराना कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। देखो अमेरिका में सबसे पहले फंडामेंटल राइट शुरू हुए, है ना। और जब भी हम बात करते हैं फिलोसोफर्स की तो सुकरात इन लोगों ने कुछ ऐसे आइडियाज़ देने शुरू किए जिनके आइडियाज से फिर बाद में रूसो, है ना, कांट, है ना, जो इस तरह के फिलोसोफर थे। ये मैं बात कर रहा हूँ रेनेसा के टाइम की, ठीक है। ये तो 14वीं से 15वीं शताब्दी के आसपास ये काम होना शुरू हुआ, ठीक है। तो उसके बाद डेमोक्रेसी का आइडिया आया और फिर वो धीरे धीरे फ्रांसीसी क्रांति जो 1789 में जाके घटी थी, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं फिर राइट टू फ्रीडम, है ना, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें सामने आई, बाद में जाके फिर डेमोक्रेसी बनी। तो आप इस चीज़ से ये समझ पाइए कि इंसान ने पहले साथ में रहना शुरू किया, फिर लड़ाई झगड़ा, फिर उन लड़ाई झगड़ों को निपटाने के लिए किस तरीके से धीरे धीरे इवोल्व करके हम आज एक ऐसे सिस्टम में जी रहे हैं, है ना, जो कि कह सकते हैं कि एक जंगली राज में तो नहीं जी रहे हैं। नहीं तो पहले तो ये था कि भाई जिसकी लाठी उसकी भैंस, है ना। बाकी देखो हर पॉइंट अपने आप में एक डिबेट का टॉपिक होता है, इस पे अभी भी डिबेट की जा सकती है, बट फिर भी आप मेरा पॉइंट समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। फिर अगला पॉइंट आता है कम्युनल कुकिंग का, ठीक है। तो इसके जो साक्ष्य मिलते हैं वो सराय नहर नहर राय में मिलते हैं। मान लीजिए एक ग्रुप है, उन्होंने सोचा यार क्या अलग अलग खाना बनाएंगे, तो ग्रुप में रह करके खाना बनाना शुरू किया, उसके अपने अलग बेनिफिट्स हैं, ठीक है। फिर ह्यूमन कॉलोनाइजेशन बढ़ने लगा और ये कहाँ पे बढ़ा, जो हमारी गंगा वैली है, ठीक है, इंडिया की बात कर रहे हैं। कहीं ना कहीं जो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन था, तो देखो ये इंडस रिवर कहीं ना कहीं यहाँ से इंडिया यानी कि चीन से निकल करके और तिब्बत प्लेटू से निकल करके इधर जाती है। फिर इसके अन्य जो नदियाँ हैं सहायक नदियाँ, चाहे झेलम हो चेनाब हो है ना, तो इसके इधर ये पूरा सिविलाइजेशन डेवलप हुआ, ठीक है। और फिर अगला पॉइंट जो आता है वो आता है कि यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक सेमी परमानेंट सेटलमेंट होने लगा और डिवीजन ऑफ लेबर भी होने लगा। यानी कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है ना, कोई शिकार करके ला रहा है ना, कोई खेती भी करने लगा, ठीक है, कोई जो है व्यापार भी करने लगा। तो कहीं ना कहीं धीरे धीरे सारी चीज़ें शुरुआत हो गई इन चीज़ों की। और सेमी परमानेंट सेटलमेंट का मतलब है कि एक जैसे कोई ग्रुप था वो यहाँ पे रहना शुरू किया, तो यहाँ पे कुछ समय रहा, जब यहाँ के आसपास के देखो एक दायरा तो हो गई ना उसका आने जाने का, ठीक है। तो जब यहाँ आसपास के मान लीजिए यहाँ कोई पानी का सोर्स था वो ख़त्म हो गया, यहाँ पे कुछ खाने का सोर्स था वो ख़त्म हो गया, ठीक है, पेड़ पौधे या जो आसपास के जानवर थे उन्होंने मार के खा ली वो ख़त्म हो गए। तो फिर देखो इसको बोल रहे हैं सेमी परमानेंट सेटलमेंट, यानी कि कुछ समय तक वो यहाँ पे रुका, लेकिन जब यहाँ के संसाधन ख़त्म हो गए फिर उसने यहाँ से ऐसी जगह शिफ्ट कर दिया जहाँ पे संसाधन मौजूद थे। तो यही है सेमी परमानेंट सेटलमेंट, ठीक है। तो अब क्वेश्चन कैसे बन सकता है, क्वेश्चन ऐसे बोल देगा कि भाई ये बताओ क्या अपर पैलियोलिथिक एज में सेमी परमानेंट सेटलमेंट हुआ, तो फिर ये हो जाएगा गलत, क्योंकि अपर पैलियोलिथिक एज में नहीं, ये तो जाकर के भाई मेसोलिथिक एज में स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो ये बात यहाँ से समझ लेनी है और याद भी रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। अब इसकी कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जो कि डायरेक्ट उसमें एग्ज़ाम में ऐसे पूछ देता कि ये बताओ कि ये जो साइट्स हैं, है ना, ये किससे संबंधित है ना। या मान लीजिए कई बार ऐसे दे देगा कि मेसोलिथिक की जो साइट्स हैं, है ना, इनमें से कौन कौन सी है, ऐसे ऑप्शन बना देगा, ठीक है, ऐसे ऑप्शन बना देगा।
कि बताओ लंगनाज है कि नहीं, भीमबेटका है कि नहीं, सराय नहरा है कि नहीं, ठीक है, या आदमगढ़ है कि नहीं। फिर नीचे ऐसे दे देगा ABCD ओनली वन, ठीक है, ओनली टू, 1 and 2, है ना, और फिर दे देगा ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा, ऑल ऑफ देम आ जाएगा। अब देखो यूपीएससी का पेपर डिफिकल्ट क्यों होता है। मान लीजिए उसने लंगनाज की जगह दे दिया कोई ऐसे दूसरा नाम डाल दिया, है ना, मान लीजिए पल्लवरम डाल दिया, तो भाई पल्लवरम तो है ही नहीं, पल्लवरम तो पैलियोलिथिक एज की है, ठीक है, पल्लवरम तो पैलियोलिथिक एज की है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, और ये कन्फ्यूजन तभी दूर होएगा जब आप बार बार इनको देखते रहेंगे। आई एम नॉट सेइंग कि आप इनका बैठ के 24 घंटे रट्टा मारो, नहीं। जैसे भी एक बार आपने पढ़ लिया ना, अब क्या करिएगा आप इस लेक्चर को, है ना, अगर आप मेरे कंटिन्यू करवाना चाहते हैं ऐसी सीरीज, तो मैं आपको PDF भी बाद में शेयर कर दूंगा, ठीक है, अगर अच्छे व्यूज़ आते हैं तो आपको ये चीज़ें ना, या आप अपना साथ साथ में नोट्स भी बना सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इम्पोर्टेंट जैसे साइट्स है तो आप तुरंत लिख लीजिए 1 मिनट में, जैसे मैं इधर कुछ समझा रहा हूँ उसको थोड़ा देख के तुरंत शॉर्ट में एकदम से लिख लीजिए कि भाई ठीक है, मेसोलिथिक एज की जो साइट्स हैं वो ये हैं, ठीक है। फिर इनको बार बार आप ऐसे करिए कि कहीं पे अपने रूम में चिपका दीजिए, या जैसे अब आप जहाँ पे भी आपको लगता है कि यार मैं इधर उधर से घूमता फिरता रहता हूँ घर में, वहाँ पे चिपका दीजिए एक बार। जैसे आप चाय बना रहे तो चिकन सॉरी अपने किचन में सामने चिपका दीजिए, एक बार नज़र पड़ जाएगी तो फिर ये याद हो जाएगी, ठीक है। अब हम चलते हैं न्यूलिथिक एज पे, ठीक है। तो देखो न्यूलिथिक एज में क्या है ना, एग्रीकल्चर शुरू हो गया, और इसका हमको जो एविडेंस मिलता है ना वो मिलता है मेहरगढ़ से। फिर मैं वही कहूँगा कि क्वेश्चन कैसे बना देगा, देखो यहाँ पे इसमें मेहरगढ़ नहीं है ना, इसमें वो क्या डाल देगा, मेहरगढ़ डाल देगा, और यहाँ से उठा के कि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था भाई, है ना, उसके साक्ष्य में मिले हैं लोथल से। भाई लोथल से साक्ष्य नहीं मिले हैं, मेहरगढ़ से मिले हैं। एग्रीकल्चर के जो साक्ष्य मिले हैं वो मेहरगढ़ से मिले हैं, ठीक है, जो कि कहाँ पे है, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में है, ठीक है। और हाँ एक चीज़ और, जैसे ये है, चलो ये तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको दे ही रखा है, क्योंकि आजकल यूपीएससी थोड़ा और एडवांस हो गया, वो जगह रिसेंट किस राज्य में स्थित है ऐसे भी पूछ लेता है। तो यहाँ से डायरेक्ट ऐसे भी क्वेश्चन बना देगा कि भाई जो लंगनाज है वो MP में है ना, जो भीमबेटका है वो MP में है ना, सराय नहर राय है वो तुम्हारा जो है ये उत्तराखंड में है ना। तो अब देखो कि कितनी स्टेटमेंट सही है। अब ये वाली स्टेटमेंट गलत, ठीक है, भीमबेटका MP में सही, और लोथल गुजरात में है, ठीक है, तो ये भी गलत। तो ओनली कौन सी सही है, ओनली 2। तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछता है ना वैसे ही पढ़ना पड़ेगा। देखो क्लास में आप चाहे किसी भी कोचिंग में कर रहे हो, एक दो क्वेश्चन आपको करा देंगे, है ना, ऐसा नोट्स नहीं कोई बनाएगा, वहाँ पे डिटेल में स्टडी होती है। तो ये तो प्रैक्टिस आपको अपने आप से ही करनी पड़ती है, इसके लिए कोई अलग से कोचिंग नहीं मिलेंगी। और मुझे लगा कि मैं तो कर ही रहा हूँ, तो मुझे लगा कि चलो इसको शेयर कर देते हैं लोगों के साथ, ताकि बाकी लोगों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। तो आपको अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। अब देखो न्यूलिथिक एज में परमानेंट सेटलमेंट भी होने लगा, ठीक है। न्यूलिथिक एज में हम क्या देख रहे हैं, परमानेंट सेटलमेंट। अब आपको पढ़ना कैसे है, देखो क्यों कहते हैं कि यार यूपीएससी में ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि पढ़ना कैसे है। अब आपने भी पीछे क्या पढ़ा, सेमी परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे पढ़ा, ये पढ़ा हमने मेसोलिथिक एज में। तो आपको तुरंत रिकॉल करना है कि यार अच्छा न्यूलिथिक एज में, न्यूलिथिक एज में क्या हो रहा है, परमानेंट सेटलमेंट हो रहा है, और सेमी परमानेंट सेटलमेंट कहाँ पे हो रहा है, मेसोलिथिक एज में। अब फिर यहाँ से देखो ऐसे क्वेश्चन फिर मेंस में बनता है या पीटी में भी पूछ सकता है, कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि मेंस के लिए। लेकिन ये सारी चीज़ें जो है ना बहुत फिर एडवांस में हो जाती है, लेकिन समझनी ज़रूरी है, तो मैं एक लाइन में बता देता हूँ। देखो अब आप देखो यहाँ पे मेसोलिथिक एज से जो सेमी परमानेंट सेटलमेंट हो रहा था अब वो परमानेंट सेटलमेंट में बदल गया। तो इसका मतलब अब आपको पता क्या सोचना है, अब आपको ये सोचना है कि यार ऐसा क्या हो गया, भाई ऐसा क्या हो गया न्यूलिथिक एज में कि जहाँ पहले लोग एक जगह रह रहे थे, अब लोगों ने ओ सॉरी यहाँ पहले लोग एक जगह रहने के बाद उस स्थान को छोड़ देते थे, लेकिन अब वो परमानेंट एक जगह पे ही रहने लगे। अच्छा आज के पीरियड में देखो, आज के दौर में देखो,
सेमी परमानेंट सेटलमेंट है कि परमानेंट सेटलमेंट है ना। अगर कुछ आप ऐसे आदिवासियों को या इस तरीके के लोगों को छोड़ दें, है ना, जो आज भी कुछ एरिया में इस तरीके के लोग मिल जाएंगे आपको, उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, वो तो एक्सेप्शन है। अभी क्या है, अभी परमानेंट सेटलमेंट है। क्यों? देखो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट क्या दिया हुआ है, आंसर इसका यहीं पे छुपा हुआ है भाई, एग्रीकल्चर होने लगा। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर रहे हो, ठीक है, अब कहीं ना कहीं उसके पास कुछ ऐसी तकनीक आई होगी जिससे वो एग्रीकल्चर कर रहा होगा। पहले तो एग्रीकल्चर ऐसे नहीं कर रहा था वो, ठीक है। तो इसका मतलब उसके पास कुछ ऐसी तकनीक आई जिससे वो एग्रीकल्चर करने लगा, और एग्रीकल्चर भी कहीं ना कहीं अब पहले से ज़्यादा वाइड स्केल पे होने लगा, है ना। प्रोडक्शन भी बढ़ा होगा, है ना, इकोनॉमी भी बढ़ने लगी होगी। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों की भी ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान लीजिए आप यहाँ खेती कर रहे हैं, तो आपको इसकी प्रोटेक्शन के लिए कि यहाँ पे कोई जानवर आके इसको खा ना जाए, तो लोगों ने वहीं पे रहना शुरू कर दिया। और फिर अगला पॉइंट आता है व्हील। देखो कई बार ना यूपीएससी बड़ा एडवांस हो जाता है, हालांकि आई डोंट थिंक कि यहाँ पे होगा, बट फिर भी वैसे पूछ लेगा कि भाई व्हील की जो डिस्कवरी थी वो कब हुई थी, तो नियोलिथिक एज में ही हुई थी। अब वो ये तो बात बेसिक होगी, एडवांस क्या हो जाएगा, एडवांस ये पूछ लेगा कि उस समय के जो व्हील होते हैं थे वो स्पोक वाले व्हील होते थे, समझ रहे हो। लेकिन ऐसा नहीं था उस समय जब व्हील की खोज हुई, डिस्कवरी हुई, तो व्हील जो थे स्पोक वाले नहीं थे बल्कि सॉलिड व्हील थे, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रखना है कि भाई व्हील जो था पूरा सॉलिड होता था, है ना, पत्थर के ही बनाते थे ज़्यादातर तो, और बाद में फिर लकड़ी का भी बनाया तो फिर सॉलिड बना। फिर धीरे धीरे समझ में आया होगा, है ना, स्पोक का कि लकड़ी ज़्यादा खर्च हो रही है, इसको कैसे कम किया जाए, या पहिया ज़्यादा भारी हो जा रहा है, जानवर को धकेलने में प्रॉब्लम होती है ना, तो फिर उसको शायद हल्का बनाया, है ना। आज भी तो आप देखिए, पहले स्पोक वाली आती थी कि नहीं, आज से 8-10 साल पहले आप जितनी भी बाइक देखेंगे सारी स्पोक वाली आती थी। अभी क्या है, एकदम ये ऐसे करके व्हील से कुछ आते हैं, ठीक है। कारों में भी अब ऐसे ही आने लगी। चलो ठीक है, अब देखो व्हील मेड पोट्री पोट्री, ठीक है। तो ये कैसी होती थी, ये ब्लैक बर्निश्ड वेयर की होती थी, है ना, मैट इम्प्रेस्ड वेयर होती थी और ग्रे वेयर होती थी, है ना। फिर इसमें आपको याद रखना कि भाई नियोलिथिक एज में स्पाइनिंग और वीविंग भी होता था, है ना। और ये पॉइंट फिर ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ पे कुछ न्यू प्रोफेशंस की भी शुरुआत होने लगी थी, जैसे ऑयल प्रेशर, है ना। फिर यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो है नियोलिथिक एज में आर्ट ऑफ कंट्रोलिंग फायर कैसे कनेक्ट करके चलना है ना। आप यहीं पे लिख लीजिए कि भाई लोअर पैलियोलिथिक एज में हम फायर को जान गए थे कि फायर क्या है, लेकिन कंट्रोल उसका जो है हमने नियोलिथिक एज में सीखा। अब जो पैलियोलिथिक वाला पीरियड था, यानी कि 2 लाख से 50,000 के बीच में, और नियोलिथिक वाला कौन सा है, नियोलिथिक वाला है तुम्हारा 40,000 से 10,000 साल के बीच में, ठीक है। तो देखो कितने, मतलब यहाँ से लगाओगे आप 2 लाख साल ही हो गए, इतने साल में हम फायर को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, है ना। तो कितना धीरे से भी डेवलपमेंट चल रहा है। देखो ऐसे क्वेश्चन बना देगा, ये लाइन आपको कहीं लिखी नहीं मिलेगी, जैसे मेरे को भी नहीं पता थी। जब आप कंपेयर करते हैं ना, फिर दो चीज कोई नया थॉट निकल करके सामने आता है। जैसे इसको कार्ल मार्क्स ने बहुत अच्छे से बताया है। जैसे पहले होता है, मान लीजिए किसी ने कोई सिंथेसिस करी, है ना, मान लीजिए कोई विचार दिया, है ना, ओ सॉरी, पहले हुई थीसिस, ठीक है, फिर किसी ने उसके अगेंस्ट एंटीथीसिस हुई। जब ये दोनों आपस में फिर टकराती, फिर यहाँ से सिंथेसिस होती है, यानी कि कोई नया विचार निकल जाता है। तो ऐसे ही जब आप दो फैक्ट्स कंपेयर करते हैं ना, फिर वहाँ से कोई एक नया थॉट डेवलप होता है, ठीक है। तो ऐसे पूछ देगा कि आग जानने से लेकर के आग कंट्रोल करने की प्रक्रिया महज 50,000 सालों के बीच की बात थी, है ना, जबकि ऐसा नहीं है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। अब देखो फिर बात आती है एविडेंस ऑफ पिट ड्वेलिंग बुर्ज होम, ठीक है। तो ये हमको कहाँ से मिलते हैं,
पीट ड्वेलिंग के बुर्जोम से मिलते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर में है। जैसे ये हमारा भारत का मैप है, तो आपको बुर्जोम कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलेगा। अब तो शायद ये लद्दाख में हो गया होगा, आप इसको एक बार देख लीजिएगा, है ना। या हम इसको एक बार यहाँ पे चेक कर लेते हैं। बुर्जोम साइट कहाँ पे है ना। तो देखो बुर्जोम साइट कहाँ पे है, वेयर इज बुर्जोम लोकेटेड, नॉर्थ वेस्ट ऑफ श्रीनगर ऑन द नशीम शालीमार रोड, ठीक है। और श्रीनगर हमारा कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। देखो यहाँ से यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन बना सकता है कि ये जो है लद्दाख में पड़ता है ना, जबकि अभी हमने चेक कर लिया कहाँ पे पड़ता है, जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो सकता है, क्योंकि मैप में जो हम देखते हैं ना, वहाँ पे रिसेंट वाला स्टेट तो ऐसे लिखा नहीं हुआ है ना। तो इस तरीके से आपको तुरंत इसको देख के चलते रहना पड़ता है। यही यूपीएससी की डिफ़िकल्टीज़ हैं जो कि बच्चे इग्नोर करते हैं, है ना। खैर अब चलते हैं आगे। मैं और 5-7 मिनट लेक्चर कंटिन्यू करता है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखेंगे। तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे चिरान, ये बिहार में है, ठीक है। ये किस लिए जानी गई, यहाँ पे हमें बोन्स और एंटलर टूल्स मिले हैं, जो कि स्टोन टूल्स, ठीक है। यानी कि स्टोन टूल्स की जगह हमको बोन और एंटलर टूल्स मिले हैं, ठीक है। फिर आसाम में दाउजली हेडिंग है, ठीक है। ये भी न्यूलिथिक का साइट्स है। देखो मैप के थ्रू भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई ये बताओ, जैसे ये मैप है यहाँ पे इंडिया का, ठीक है। देखो थोड़ा सा ऐसे ही बन रहा है मैप अभी, है ना। ऐसे करके दे देगा और फिर नीचे कुछ ऑप्शन दे देगा कि भाई 1 2 3 4, ठीक है। ऐसे बना दिया, फिर लिख देगा चिरान 1 पे, 2 पे ये, 3 पे ये, बताओ कि तीनों सही है कि नहीं है, कौन सा सही है ना। ऐसे करके पूछ सकता है। तो आपको तुरंत ये याद रख के चलना है कि पहली चीज़ कि ये न्यूलिथिक की साइट है, दूसरी चीज़ ये कि ये कहाँ पे स्थित है। तो चिरान कहाँ पे है, बिहार में है। दाउजली हेडिंग कहाँ पे है, आसाम में है। बेलन वैली है आपका कोल्ड हवा कहाँ पे है, यूपी में है। यहाँ पे ऐसे हमें क्या है, राइस के भी साग से मिले हैं। देखो दूसरी चीज़ ये भी होती है, जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। जैसे आप कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मान लिया आपने अभी पीछे जब मैंने सबसे शुरू में क्वेश्चन कराया, तो उसमें मैंने बताया था कि कोल्ड हवा से राइस के साग से मिले हैं, और वो पूछ रहा था कि नॉर्थ वेस्ट में। और ये जब भी कहाँ पे दिए हुए हैं भाई, नॉर्थ वेस्ट तो ये वाला पार्ट होगा ना, ये थोड़ी नॉर्थ वेस्ट है। ये तो हमारा कहीं ना कहीं, या तो हम इसको इंडिया के पर्सपेक्टिव में बोलेंगे तो ये तो हमारा मिडल में बैठ रहा है कहीं पे, है ना। या फिर कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट हो रहा है ये, ठीक है। तो ऐसे भी इसको ऐसे भी ना देकर कह